Hello students, welcome to the fourth chapter of Geography, Exogenetic Process Part 2। तो हमने थर्ड चैप्टर में यानी कि एक्सोजेनेटिक प्रोसेस पार्ट 1 में किसके बारे में पढ़ा था? वेदरिंग एंड टाइप्स ऑफ वेदरिंग लाइक मैकेनिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। ओके, सो इन दिस चैप्टर we will study about erosional, transportational and depositional work done by various agents. Okay, so agents like running water means river, glaciers, wind, sea waves and groundwater. Okay, so let's begin the chapter exogenetic processes. We have learned in the previous lesson that the earth's surface wears away because of erosion. तो हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था कि अर्थ सरफेस वियर्स होता है, यानी जो उसका वेदरिंग प्रोसेस होता है वो किसकी वजह से होता है? इरोशन के वजह से। द इरोडेड मटेरियल गेट्स कैरिड अवे बाय एजेंट्स। सी, इरोशन का मैंने आप सभी को थर्ड चैप्टर में भी एग्जाम्पल बताया था कि इरोशन कैसे होता है। जैसे अगर माउंटेन से कोई रिवर बहती है, फ्लो होती है, ठीक है, तो वहाँ पे जब माउंटेनियस एरिया से जब नीचे की तरफ रिवर बहती है, फ्लो होती है, तो वहाँ पे माउंटेनियस एरिया पे उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ओके, और फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे जो मिट्टी, माउंटेनियस एरिया पे जो सॉइल या फिर कंकड़ पत्थर जो भी है वो अगर पाए जाते हैं तो वो माउंटेनियस एरिया यानी रॉक पे क्या होता है? फ्रिक्शन घिसता है, ठीक है, और उसी की वजह से जो है रेत बालू ये सब सेडिमेंट्स रिवर के थ्रू कहाँ पे? नीचे आते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाएगा? इरोशन। तो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इरोशनल, ट्रांसपोर्टेशनल और डिपोजिशनल वर्क क्या होता है। ओके, द इरोडेड मटेरियल गेट्स कैरिड अवे बाय एजेंट्स, और जो इरोडेड मटेरियल होते हैं वो एजेंट्स के थ्रू, एजेंट जो है अपने साथ लेके आते हैं। ओके, व्हेन द स्पीड ऑफ द एजेंट रिड्यूसेस द मटेरियल्स गेट डिपॉजिटेड, और जैसे ही ये एजेंट्स की जो वेलोसिटी है, स्पीड रेड्यूस होती है, वो अपने साथ जो है मटेरियल्स, लाए गए मटेरियल्स जो रहते हैं वो एक प्लेस पे डिपॉजिट कर देते हैं। यानी कि जैसे ही जिस प्लेस पे एजेंट का स्पीड रेड्यूस होता है वहीं पे मटेरियल क्या हो जाता है? डिपॉजिट हो जाते हैं। द एजेंट्स लाइक रनिंग वाटर मीन्स रिवर, ग्लेशियर्स, विंड, सी वेव्स एंड ग्राउंड वाटर डू द वर्क ऑफ इरोशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। सी, ये एजेंट्स हैं, जैसे कि रनिंग वाटर मीन्स रिवर, ग्लेशियर्स, विंड, सी वेव्स एंड ग्राउंड वाटर, तो ये कौन सा वर्क करते हैं? इरोशनल, ट्रांसपोर्टेशनल एंड डिपोजिशनल। ओके, बिकॉज ऑफ दीज एजेंट्स द अर्थ सरफेस कीप्स ऑन अंडरगोइंग चेंजेस एंड न्यू लैंडफॉर्म्स आर फॉर्म। सी, ये एजेंट्स की वजह से, मीन्स ये एजेंट्स ही रीजन बनते हैं और अर्थ सरफेस के अंदर कंटिन्यूसली जो है कुछ ना कुछ बदलाव, चेंजेस आते रहते हैं, और जिसके वजह से एक नया जो है लैंडफॉर्म्स फॉर्म होता है। ओके, वी विल स्टडी सम ऑफ दीज लैंडफॉर्म्स इन दिस लेसन। तो हम ऐसे ही जो है कुछ लैंडफॉर्म्स इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट, running water flows naturally in a direction according to gravity along the slope and makes its own way. This is called a flow of water. See, example हम अपने घर का ले लेते हैं। अगर कहीं पे हमारे घर में पानी गिर जाता है तो वो क्या करता है? वो पानी अपना रास्ता खुद बनाता है। जहाँ पे उसको ढलान मिलती है तो उसी ढलान के थ्रू, उसी स्लोप के थ्रू वो बहता जाता है और वो पानी जो है अपना रास्ता बहने का खुद बना लेता है। ओके, तो वैसे ही रिवर्स भी कैसे फ्लो होती है? नेचुरली फ्लो होती है, और अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी अलोंग द स्लोप, ग्रेविटी के हिसाब से, ग्रेविटी के अकॉर्डिंग और स्लोप के साथ साथ वो बहती चली जाती है। ओके, तो और अपना रास्ता मीन्स वो अपना रास्ता खुद बनाती है, तो इसको क्या कहा जाता है? फ्लो ऑफ वाटर, यानी पानी का बहाव। और ऐसे ही कुछ फ्लोज ऑफ वाटर अगर एक साथ मिलते हैं तो वहाँ पे क्या फॉर्म्ड होता है? रिवर। ओके, व्हेन मेनी सच फ्लोज ऑफ वाटर कम टुगेदर अ रिवर इज फॉर्म। ओके, नेक्स्ट, the slope of the land, the type of rock, volume of water flowing in the river and the length of the flow, volume of sediments in the river, etc. are the factors on which the erosional, transportational and depositional work of the rivers depend. See, ये कुछ factors दिए गए हैं और इन्हीं फैक्टर्स के ऊपर जो है
रिवर्स का इरोशनल, ट्रांसपोर्टेशनल और डिपोजिशनल वर्क डिपेंड करता है। तो फर्स्ट फैक्टर कौन सा है? स्लोप ऑफ द लैंड, यानी जमीन की ढलान। ओके, नेक्स्ट है द टाइप ऑफ रॉक। थर्ड वन, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन द रिवर, मीन्स नदी में कितना पानी है, वाटर का वॉल्यूम कितना है। लेंथ ऑफ द फ्लो, यानी जो पानी का बहाव है इसकी लेंथ कितनी है। ओके, वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट्स इन द रिवर्स, यानी रिवर के अंदर जो सेडिमेंट्स है, रिवर जो सेडिमेंट्स कैरी करती है उसका वॉल्यूम कितना है। ओके, आर द फैक्टर्स, और यही फैक्टर्स हैं जिसपे जो है रिवर्स का इरोशनल, ट्रांसपोर्टेशनल और डिपोजिशनल वर्क डिपेंड करता है। ओके, तो फर्स्ट हम देखते हैं इरोशनल वर्क ऑफ रिवर्स। द रिवर्स ओरिजिनेट एट अ मच हायर एल्टीट्यूड फ्रॉम द सी लेवल। एल्टीट्यूड मीन्स ऊंचाई, हाइट। ओके, तो रिवर्स जो है मोस्टली रिवर्स कहाँ से स्टार्ट होती है बहना, फ्लो होना? सी लेवल के कंपैरिजन में, मीन्स सी लेवल को अगर कंपेयर किया जाए तो सी लेवल से बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई से जो है रिवर्स फ्लो होती है। ओके, लाइक माउंटेन्स, मोस्ट ऑफ द रिवर्स कहाँ से फ्लो होती है? माउंटेनियस एरिया से। ओके, माउंटेन से। हियर द रिवर फ्लोज एट अ ग्रेट स्पीड एंड देयरफॉर इट्स पावर टू इरोड इज ग्रेट। ओके, तो जैसे ही माउंटेनियस एरिया से, यानी हिल से या फिर माउंटेन से रिवर फ्लो होना स्टार्ट होती है तो उस जगह पे रिवर की जो वेलोसिटी होती है उसका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, और स्पीड ज़्यादा होने की वजह से उसका जो इरोडेड पावर है, यानी जो वो उस जगह को जो इरोड करती है, ठीक है, इरोशनल वर्क, वो बहुत ही ज़्यादा होता है। ओके, एंड द रिवर बेड एंड द रिवर बैंक्स गेट इरोडेड बिकॉज ऑफ द फास्ट फ्लो ऑफ वाटर, sand particles, pebbles, etc. and the various tributaries joining the main river. See, main river means जैसे गंगा रिवर वो मेजर रिवर है, बड़ी नदी है, उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो माउंटेनियस एरिया से जब रिवर जो है नीचे की तरफ आती है, फ्लो होती है, उतने ऊंचाई से नीचे की तरफ जब फ्लो होती है तो उस टाइम पे बोला गया है कि उस एरिया में जो है माउंटेनियस एरिया में रिवर की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ग्रेटर स्पीड में होती है, तो उसका जो पावर है, इरोड करने का जो पावर है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, और उसके वजह से रिवर के स्पीड के वजह से और रिवर बेड और रिवर बैंक्स मतलब क्या होगा? नदी का किनारा, और बेड मतलब क्या होता है? जो रिवर का बीच का जो लैंड होता है। बैंक्स मीन्स किनारा, और किनारे के बीच में जो ज़मीन होती है उसको रिवर बेड कहा जाता है। तो ये ज़्यादा इरोडेड होते हैं, रिवर बेड और रिवर बैंक्स ग्रेटर स्पीड के वजह से रिवर बेड और रिवर बैंक्स ज़्यादा इरोड होते हैं। क्यों इरोड होते हैं? बिकॉज ऑफ द फास्ट फ्लो ऑफ वाटर, यानी वाटर की जो स्पीड होती है वो बहुत ही फास्ट होती है, ग्रेट होती है। ओके, नेक्स्ट, सैंड पार्टिकल्स, यानी रिवर्स जो अपने साथ सैंड पार्टिकल्स और पेबल्स मतलब क्या होगा? कंकड़, ये सब कैरी करती है। और बहुत सारे जो है उसके ट्रिब्यूटरीज, जैसे गंगा एक बड़ी नदी है और गंगा नदी की बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज है, तो उसके ट्रिब्यूटरीज जब जो है गंगा नदी में जब मिलेंगे तो ऐसे बहुत सारे रीज़न है, जैसे हम देख रहे हैं सैंड पार्टिकल्स, पेबल्स, फ्लो ऑफ वाटर, फास्ट फ्लो ऑफ वाटर और वेरियस ट्रिब्यूटरीज जॉइनिंग द मेन रिवर। तो ये रीज़न होते हैं और ये रीज़न की वजह से जो है रिवर अपना इरोशनल वर्क करती है। ओके, ऑल दीज लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ जॉर्जेस, दैट इज कैनॉन्स, वी शेप्ड वैलीज एंड वाटरफॉल्स। सी, हमने देखा कि एजेंट्स का जो इरोशनल, ट्रांसपोर्टेशनल और डिपोजिशनल वर्क होता है तो उससे क्या होता है? अर्थ सरफेस में चेंजेस आते हैं। ओके, और जब अर्थ सरफेस में चेंजेस आते हैं तो न्यू लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं। तो वैसे ही इरोशनल वर्क ऑफ रिवर्स, यानी रिवर्स का जो इरोशनल वर्क है तो उसके वजह से कौन से लैंडफॉर्म्स होते हैं? जॉर्जेस, यानी कैनॉन्स, वी शेप वैली, जो आप नीचे इमेज देख सकते हैं, वी शेप वैली की इमेज दी गई है। ओके, फर्स्ट इमेज नीचे की तरफ जो फर्स्ट इमेज है। नेक्स्ट है वाटरफॉल्स, उसके साइड वाला जो है वाटरफॉल्स। ओके, और उसके साइड वाला मीन्स थर्ड इमेज जो है वो कैनॉन्स का है, यानी जॉर्जेस का। तो ये इमेज जो है ये न्यू लैंडफॉर्म्स है, किसकी वजह से होता है? रिवर्स के इरोशनल वर्क की वजह से। ओके, नेक्स्ट अब हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन बाय रिवर्स। अब रिवर्स का ट्रांसपोर्टेशनल और डिपोजिशनल वर्क। ओके,
A river flows down the slope from a hilly region. At the foothills, the change in the slope causes deposition of coarse sediment. See, जब रिवर्स फ्लोज होती है, नदियाँ जब बहती है मीन्स हिली रीजन से, और नीचे जो है स्लोप के अकॉर्डिंग मीन्स जैसे जैसे उनको ढलान मिलता जाता है, जैसे जैसे स्लोप मिलता जाता है, वो नीचे की तरफ फ्लो होती है. ओके, और एट द फुट हिल्स यानी हिल्स के नीचे जब वो पहुंचती है तो स्लोप में चेंजेस आते हैं. ओके, ढलान में चेंज हो जाते हैं. और कॉजेस, उसका रीजन क्या होता है कि अपने साथ जो वो कोअर्स सेडिमेंट्स लेके आती है. कोअर्स मीन्स बिग. सी, रिवर्स हो चाहे ग्लेशियर्स हो, तो वो अपने साथ जो है दो टाइप का मटेरियल्स लेके आती है. एक स्मॉल मटेरियल्स होता है और दूसरा होता है कोअर्स मटेरियल. ओके, तो स्मॉल मटेरियल्स में जैसे बालू, रेत, ये सब आएंगे. और जैसे कोर्स सेडिमेंट्स है या फिर कोर्स मटेरियल्स यानी बड़े बड़े जो पत्थर्स होते हैं, पेबल्स, कंकड़ वगैरह, तो उसको क्या कहा जाएगा, कोर्स सेडिमेंट्स. ओके, तो फुट हिल्स पे पहुंचते ही, रिवर जैसे ही फुट हिल्स पे पहुंचती है, उसका स्लोप जो है, उसकी ढलान चेंज हो जाती है, ज़मीन की ढलान चेंज होती है. और जिसके वजह से क्या होता है कि रिवर की जो वेलोसिटी है वो भी कम हो जाती है. तो रिवर की वेलोसिटी कम होने की वजह से जो अपने साथ वो कोअर्स सेडिमेंट लेके आती है, वो वहीं फुट हिल्स के पास क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है. क्योंकि यहाँ पे जो है रिवर की वेलोसिटी कम होती है और लो वेलोसिटी होने की वजह से वो ज़्यादा दूर तक अपने साथ लाए गए कोअर्स सेडिमेंट्स को नहीं ले जा पाती है. ओके, और इसलिए फुट हिल्स के पास ही कोअर्स सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो जाता है. एंड एज दीज आर डिपॉजिटेड इन अ ट्राइंगुलर शेप, दे फॉर्म एन एलुवियल फैन. और जो ये कोर्स मटेरियल है, ये कैसे शेप में जो है डिपॉजिट होते हैं, ट्राइंगुलर शेप, और उसे क्या कहा जाता है, एलुवियल फैन. ओके, आगे हम इमेज देखेंगे, एलुवियल फैन का इमेज देखेंगे कैसे ट्राइंगुलर शेप में जो है वो कोर्स मटेरियल डिपॉजिट होता है. ठीक है. As the steepness of the slope decreases and the transporting capacity of the river reduces and it starts flowing slowly. See, स्लोप जितना स्टीप रहेगा यानी सीधा रहेगा, तो रिवर की वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा रहेगी. और जैसे ही स्लोप का स्टीपनेस रिड्यूस होता है यानी जेंटल स्लोप होता है, वहीं पे रिवर्स की वेलोसिटी कम हो जाती है. ओके, और जैसे ही अगर रिवर्स की वेलोसिटी कम हुई तो उसका वो फ्लो कैसे करती है, स्लोली. ओके, तो वो ज़्यादा समय तक जो है अपने साथ लाए गए मटेरियल्स को कैरी नहीं कर पाती है. ओके, जहाँ पे उसको जेंटल स्लोप मिला वहीं पे वो उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी क्या होती है, लो होती है, और उसी जगह पे वो अपने साथ लाए गए मटेरियल्स को क्या करती है, डिपॉजिट कर देती है. ओके, it bends, meanders often in its way in an effort to cross even small obstacles. See, साइड में इमेज दिया है meandering of a river. तो अगर रिवर को बहने का रास्ता नहीं मिल रहा है, ओके, रिवर को बहने का अगर रास्ता नहीं मिल रहा है, तो वो अपना रास्ता क्या करती है, चेंज कर देती है. हम देख रहे हैं जिगजैग शेप में, meandering ऑफ रिवर का इमेज देखिए कैसा है, जिगजैग शेप में. ओके, तो उसके बीच में कुछ भी रुकावट आए, ऑब्स्टेकल्स आए, लेकिन हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि रनिंग ऑफ वाटर यानी कि जो रिवर है वो अपना रास्ता खुद बना लेती है. तो कितना भी मतलब स्मॉल ऑब्स्टेकल्स उसके रास्ते में, उसके फ्लो होने के रास्ते में क्यों ना आए, उसको भी क्रॉस करते हुए, एफर्ट करते हुए वो अपना रास्ता बना लेती है. ओके, बाय द टाइम द रिवर रीचेज द सी, इट्स रिवर बेड बिकम्स वेरी वाइड एंड इट्स स्पीड बिकम्स वेरी स्लो. सी, जैसे ही रिवर मतलब जिस टाइम पे रिवर सी के पास पहुंचती है, उसका जो रिवर बेड है वो कैसा हो जाता है, चौड़ा होता है, वाइड हो जाता है, और उसकी स्पीड, रिवर की स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है. ओके, द सेडिमेंट्स ऑफ द रिवर गेट डिपॉजिटेड इन इट्स बेड एंड ऑन इट्स बैंक्स. सी, जैसे ही रिवर की स्पीड स्लो होती है, जब वो सी के पास पहुंचती है, सी में मिलने के लिए, सी में मीट होने के लिए जब रिवर पहुंचती है, तो उसका जो रिवर बेड है वो वाइड हो जाता है, उसकी स्पीड क्या होती है, स्लो हो जाती है. तो अपने साथ लाए गए सेडिमेंट्स को वो कहाँ डिपॉजिट करती है, बेड के पास यानी अपने किनारे के पास, बैंक्स के पास, बैंक्स मीन्स किनारा. ओके, और रिवर बेड यानी बैंक्स के बीच में जो ज़मीन होती है, दोनों जगह जो है रिवर्स अपने साथ लाए गए सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती है. ओके,
and the factors that determine the deposition of sediments are the length of the river, volume of water, amount of sediments, and the slope of the river and the earth's surface. And thus landforms like flood levees, flood plains and deltas are formed because of deposition of sediments. See, जैसे कि हमने इरोशनल वर्क का फैक्टर्स देखा था, रिवर्स के इरोशनल वर्क का फैक्टर्स देखा था, वैसे ही डिपोजिशनल और ट्रांसपोर्टेशनल वर्क का भी फैक्टर है. जैसे कि डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स आर लेंथ ऑफ द रिवर्स, यानी रिवर्स की लंबाई, लेंथ कितनी है. ओके. वॉल्यूम ऑफ वाटर, रिवर्स के अंदर पानी कितना है, वाटर का वॉल्यूम कितना है. अमाउंट ऑफ सेडिमेंट्स, रिवर्स जो अपने साथ सेडिमेंट्स कैरी कर रही है वो कितना है. एंड द स्लोप ऑफ द रिवर एंड द अर्थ सरफेस, ये फैक्टर्स है. ओके. और इसके वजह से ही न्यू लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं, जैसे कि फ्लड लेवीज, फ्लड प्लेन्स एंड डेल्टास. सी द इमेज ऑफ फ्लड लेवीज एंड फ्लड प्लेन्स. मेंडरिंग ऑफ रिवर के साइड में आपको एक इमेज दिया है फ्लड लेवीज और फ्लड प्लेन्स का. सी ये कैसे फॉर्म्ड होता है, जैसे कि हम इमेज देख रहे, तो फ्लड प्लेन का मतलब क्या होता है कि जैसे रिवर्स के अंदर जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं, जैसे जो छोटे छोटे मटेरियल होते हैं, तो उसको रिवर्स जो है वो काफ़ी डिस्टेंस तक अपने साथ जो है काफ़ी डिस्टेंस तक लेके जाती है. और जब उसका वेलोसिटी एकदम स्लो हो जाता है तो वो स्मॉल मटेरियल जो है वहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है. तो स्मॉल मटेरियल जब डिपॉजिट होता है तो वो सी लेवल के जो है या फिर जहाँ पे मटेरियल डिपॉजिट हो रहा है, तो वो प्लेन जहाँ पे वो मैदान है जहाँ पे वो डिपॉजिट हो रहा है उसी के बराबर होता है. आप इमेज में देख सकते हैं. ओके. और जो कोअर्स मटेरियल होते हैं, यानी जो बिग मटेरियल होते हैं, वो क्या होता है कि सी लेवल के या फिर रिवर के लेवल से थोड़ा सा ऊपर डिपॉजिट होता है, क्योंकि वो बड़े मटेरियल्स होते हैं. तो उसको क्या कहा जाता है, फ्लड लेवी. ओके. फ्लड लेवी किसको बोलेंगे कि रिवर के साथ लाए गए जो कोअर्स मटेरियल होते हैं, यानी जो बिग मटेरियल्स होते हैं, वो थोड़ा सी लेवल के या फिर रिवर के लेवल से थोड़ा ऊंचा उठ के होते हैं, उसको कहा जाता है फ्लड लेवीज. और जो फ्लड प्लेन है वो स्मॉल मटेरियल जो डिपॉजिट होते हैं तो उसके लेवल के, रिवर के लेवल पे या फिर सी लेवल पे ही डिपॉजिट होते हैं. ओके. तो उसको कहा जाता है फ्लड प्लेन्स. ओके. नेक्स्ट हम इमेज देखेंगे कुछ. Some pictures of various landforms formed by the river are given. See, ये pictures है जो रिवर्स के इरोशनल, ट्रांसपोर्टेशनल और डिपोजिशनल वर्क से फॉर्म्ड हुए. ओके. तो फर्स्ट इमेज है फ्लड लेवीज एंड फ्लड प्लेन्स, जैसे अभी हमने पढ़ा फ्लड लेवीज क्या होता है और फ्लड प्लेन्स. ओके. सेकेंड एलुवियल फैंस, थर्ड वन वी शेप्ड वैली एंड लास्ट वन इज डेल्टा. तो ये इमेजेस दिए गए हैं, ये रिवर्स के इरोशनल, ट्रांसपोर्टेशनल और डिपोजिशनल वर्क के वजह से फॉर्म्ड होते हैं. ओके. नेक्स्ट एजेंट इज ग्लेशियर्स. आप ये जो इमेज देख रहे हैं ये किसका इमेज है, ग्लेशियर का इमेज है. ग्लेशियर क्या होता है कि जैसे अगर कोई रीजन में, कोई एरिया में अगर टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट पहुंच जाता है तो उस एरिया में स्नोफॉल होने लगता है. ओके. और स्नोफॉल होते होते जब वो स्नो इकट्ठा होता है, बहुत सारा स्नो जब एक्यूमुलेट होता है, इकट्ठा होता है, तो प्रेशर पड़ने की वजह से, मीन्स अपर लेयर का प्रेशर जो है लोअर लेयर पे पड़ता है. ओके. स्नो के अपर लेयर का प्रेशर लोअर लेयर पे पड़ता है, तो वहीं पे क्या फॉर्म्ड हो जाता है, ग्लेशियर. ओके. तो हम देखेंगे इन रीजियंस वेयर द टेम्परेचर्स आर जनरली बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, precipitation is in the form of snowfall. Layers of snow accumulate on the earth surface because of snowfall. See, कोई रीजन है जहाँ पे टेम्परेचर, अगर कोई भी रीजन में टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे हो जाता है, ओके, तो वहाँ पे प्रेसिपिटेशन कौन से फॉर्म में होता है, स्नोफॉल. प्रेसिपिटेशन मीन्स क्या होता है, जैसे रेनफॉल, हेलस्टोन, स्नोफॉल, इसको हम प्रेसिपिटेशन बोलेंगे. तो जिस भी रीजन में टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे हो जाता है तो वहाँ पे प्रेसिपिटेशन स्नोफॉल के रूप में होता है. ओके. एंड लेयर्स ऑफ स्नो, और स्नो के जो लेयर्स है वो अर्थ सरफेस पे इकट्ठा होते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं स्नोफॉल के वजह से. द हेवी वेट ऑफ दीज ओवरलेइंग लेयर्स मेक्स द स्नो मूव अलोंग द स्लोप. सी, लेयर पे लेयर इकट्ठा होते रहता है, जैसे जैसे स्नोफॉल होता है उसका लेयर बनते रहता है. ओके. तो हेवी वेट,
क्या हो जाता है, लेयर का वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, ओवरलेइंग लेयर्स, ओके। और स्नो जो है वो स्लोप के अकॉर्डिंग क्या होती है, मेल्ट होके धीरे धीरे फिसलना, यानी जहाँ पे उसको ढलान मिलेगा वो स्नो क्या होती है, मूव होना स्टार्ट होती है। एंड एट द बेस ऑफ द लेयर द स्नो स्टार्ट्स मेल्टिंग बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन एंड द प्रेशर फ्रॉम अबव। सी आप जो ये ग्लेशियर देख रहे हैं, तो ग्लेशियर का जो नीचे का हिस्सा है उसको बेस पार्ट बोलेंगे। तो जब ये स्नोफॉल इकट्ठा हुआ है, वहाँ पे ग्लेशियर फॉर्म हुआ है, तो ऊपर का जो लेयर है, ऊपर का लेयर जो हम देख रहे हैं इमेज में, उसका प्रेशर नीचे वाले लेयर पे पड़ता है। और जब नीचे वाले लेयर पे प्रेशर पड़ता है तो वो नीचे से उसका बेस पार्ट क्या होता है, घिसता है। फ्रिक्शन मीन्स क्या होता है, घिसना। और ऑलरेडी ऊपर का प्रेशर तो रहता ही है नीचे के पार्ट पे, तो फ्रिक्शन होने की वजह से जो स्नो है मेल्ट होता है, और मेल्ट होने के बाद वो स्लोप के अकॉर्डिंग क्या होता है, मूव होना स्टार्ट होता है, ओके। जैसे रिवर बहती है, ओके। ग्लेशियर स्टार्ट्स मूविंग स्लोली अलोंग द स्लोप। Like the river, a glacier too carries out the work of erosion, transportation and deposition. जैसे कि हमने रिवर्स के बारे में पढ़ा कि रिवर्स का इरोशनल वर्क भी होता है, ट्रांसपोर्टेशनल और डिपोजिशनल वर्क, वैसे ही ग्लेशियर का भी होता है, ओके। सो फर्स्ट इरोशन वर्क बाय ग्लेशियर्स। अब हम देखेंगे कि ग्लेशियर अपना इरोशनल वर्क कैसे करता है। दो इट्स वेलोसिटी इज लेस, the mass of the ice is more and hence the glacier erodes its own banks and its bed on a large scale। बोला गया है कि ग्लेशियर की भले ही ग्लेशियर की वेलोसिटी यानी उसकी स्पीड कम होती है, लेकिन आइस का जो मास है, यानी हमने देखा कि स्नोफॉल इकट्ठा होता है तो आइस का जो मास है वो ज़्यादा होता है। वेलोसिटी कम होती है, आइस का मास ज़्यादा होता है, इसलिए ग्लेशियर जो है लार्ज स्केल में यानी ज़्यादा जो है अपने ही बैंक्स को यानी अपने ही किनारे को और अपने ही बेड को ज़्यादा इरोड करता है, ओके। वेलोसिटी कम होने की वजह से, आइस का मास ज़्यादा होने की वजह से ग्लेशियर अपने बैंक्स को और अपने बेड को लार्ज स्केल में इरोड करता है, ओके। द इरोशनल वर्क ऑफ ग्लेशियर्स प्रोड्यूसेस लैंडफॉर्म्स लाइक सर्क्यूस, एरिड्स, हॉर्न्स, यू शेप वैलीज, हैंगिंग वैलीज एंड रॉक माउंटेन्स, ओके। तो आप एरिड का जो है ये माउंटेन है, तो आप एरिड का इमेज देख सकते हैं कि कैसे है एरिड जो है, ओके। मिडिल पार्ट में एरो करके दिखाया गया है, और जो पिरामिडल पीक लिखा हुआ है तो वो हॉर्न्स है, जैसे वो सींग जैसा बना है। तो ग्लेशियर की वजह से अगर ऐसे लैंडफॉर्म्स हो जाते हैं यानी सींग जैसा बन जाता है तो वो उसको क्या बोला जाता है, हॉर्न्स। और जो यू शेप वैलीज, हैंगिंग वैलीज और रॉक माउंटेन्स है, इसका इमेज हम आगे देखेंगे, ओके। नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन बाय ग्लेशियर। अब हम देखेंगे ग्लेशियर का ट्रांसपोर्टेशनल और डिपोजिशनल वर्क। द ग्लेशियर्स कैरी सेडिमेंट्स विद देम लाइक रिवर। ग्लेशियर भी अपने साथ क्या कैरी करती है, सेडिमेंट्स। These sediments are called moraines। लेकिन ग्लेशियर जो अपने साथ सेडिमेंट्स कैरी करती है, उस सेडिमेंट्स को क्या कहा जाता है, मोरेन्स, ओके। डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द डिपॉजिट्स, मोरेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। तो जैसे कि हमने रिवर्स का पढ़ा कि रिवर्स में जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं यानी जो छोटे मटेरियल होते हैं, तो रिवर्स उसको अपने साथ लार्ज मतलब ज़्यादा डिस्टेंस पे कैरी कर लेती है, ओके। जब रिवर्स की वेलोसिटी एकदम कम हो जाती है तो उसी एरिया में जो है वो स्मॉल पार्टिकल्स डिपॉजिट होते हैं। और कोर्स मटेरियल जो होते हैं, जो रिवर्स में बड़े बड़े मटेरियल होते हैं, तो रिवर्स जो है अपने साथ ज़्यादा डिस्टेंस तक उसको कैरी नहीं करती है और वो कुछ ही दूर पे जाके डिपॉजिट हो जाता है। तो वैसे ही ग्लेशियर का हम देखेंगे, जो ग्लेशियर में जो सेडिमेंट्स यानी जो मोरेन्स होते हैं, तो वो कहाँ पे, किस लोकेशन पे वो मोरेन्स डिपॉजिट हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग मोरेन्स को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ओके। तो फर्स्ट टाइप इज ग्राउंड मोरेन्स, सेकेंड इज लैटेरल मोरेन्स, थर्ड मीडियल मोरेन्स एंड लास्ट टर्मिनल मोरेन्स, ओके। तो ग्राउंड मोरेन्स यानी क्या होता है, ग्लेशियर्स जैसे ही मेल्ट होके स्नो जब फ्रिक्शन की वजह से, इसका जो बेस पार्ट है फ्रिक्शन की वजह से और अपर लेयर का जो है प्रेशर पड़ने की वजह से जब वो घिसता है और स्लोप के अकॉर्डिंग जो मूव होता है, तो थोड़े ही दूर पे जाके जो मोरेन्स डिपॉजिट हो जाता है उसको कहा जाता है ग्राउंड मोरेन्स। नेक्स्ट है लैटेरल मोरेन। आप ये इमेज में देख सकते हैं कि लैटेरल मोरेन जो है वो कहाँ पे डिपॉजिट हुआ है,
ग्लेशियर के बेड के पास। देखिए आप देख सकते हैं ग्लेशियर बेड एरो मार्क करके दिखाया है और वहीं पे क्या डिपॉजिट हुआ है, लेटरल मोरेन। ओके, थर्ड वन मेडियल मोरेन। हम इमेज में देख सकते हैं जो मेडियल मोरेन है वो मिडिल पार्ट में जो है, ग्लेशियर के मिडिल पार्ट में हम देख सकते हैं वहां पे डिपॉजिट हुआ है। ओके, इमेज में दिया गया है। और लास्ट मोरेन्स जो है टर्मिनल, टर्मिनल मतलब क्या होता है, कैंसल। जो ग्लेशियर का जो कैंसल वाला जो पार्ट है, कैंसिलेशन का पार्ट है, जहाँ पे ग्लेशियर खत्म हो रहा है, ठीक है, पूरी तरह से खत्म होके वो पूरा कैसे जो है पूरा मेल्ट हो जा रहा है, ठीक है। ग्लेशियर स्नोफॉल जो है, स्नोफॉल की वजह से ग्लेशियर बनता है, ठीक है, आइस के मास की वजह से। और जो पूरा वो ग्लेशियर जो है खत्म होके और पूरा मेल्ट हो जाएगा और वो पानी बन जाएगा सिर्फ, तो वहां पे जाके जो है टर्मिनल ऑफ मोरेन्स है, उधर क्या डिपॉजिट होगा, टर्मिनल मोरेन्स। ओके, ग्राउंड मोरेन्स यानी जैसे ही ग्लेशियर स्टार्ट होता है वहां पे। लेटरल मोरेन्स कहाँ पे डिपॉजिट होता है, ग्लेशियर के बेड के पास। और जो मीडियल मोरेन्स है वो ग्लेशियर के मिडिल पार्ट में। और जो टर्मिनल मोरेन्स है वो ग्लेशियर जहाँ पे खत्म होता है। ओके, नेक्स्ट, द डिपोजिशनल वर्क ऑफ ग्लेशियर प्रोड्यूसेस लैंडफॉर्म्स लाइक ड्रमलिन्स, एस्कर्स एटसेट्रा। तो जो ग्लेशियर का जो डिपोजिशनल वर्क है उससे कौन सा न्यू लैंडफॉर्म्स प्रोड्यूस होता है, ड्रमलिन्स और एस्कर्स। ओके, आगे हम इमेज देखेंगे। ग्लेशियर्स मूव एट डिफरेंट वेलोसिटीज डेली रेंजिंग फ्रॉम 1 सेंटीमीटर टू 1 मीटर। सी, ग्लेशियर का जो स्पीड होता है, वेलोसिटी होती है वो अलग अलग होती है। ओके, डिफरेंट होती है, एक जैसी नहीं होती। तो वो कितने से कितना तक हो सकती है, 1 सेंटीमीटर से लेके 1 मीटर तक। द Jakobshavn Glacier in Greenland is one of the fastest moving glaciers in the world and it moves at the rate of 46 meter per day. Okay. Next, some pictures of the landforms formed by glaciers are given below. See, ये image है, pictures है जो ग्लेशियर्स के इरोशनल, ट्रांसपोर्टेशनल और डिपोजिशनल वर्क से फॉर्म्ड हुए। ओके, तो फर्स्ट देखिए यू शेप वैली। वैली मतलब क्या होता है, खाड़ी। तो ये जो वैली है वो कौन से शेप में दिखाई दे रही है, यू शेप में। ओके, सेकंड इमेज नीचे की तरफ देखिए, सर्क्यूस एंड हॉर्न। जो अभी हमने देखा था कि ग्लेशियर की वजह से एरेट, हॉर्न, सर्क्यूस जैसे जो है लैंडफॉर्म्स होते हैं। ओके, थर्ड इज लेटरल एंड मेडियल मोरेन्स। ओके, और लास्ट वन इज रॉक माउंटेनिस। रॉक माउंटेनिस को जो है शीप बैकस भी बोला जाता है। सी, उसका जो पोर्शन है जो रॉक माउंटेनिस है वो कैसे दिख रहा है, जैसे शीप का जो बैक एरिया होता है वैसे ही सेम दिख रहा है। ओके, तो ये जो है जो इमेज हम देख रहे हैं, पिक्चर्स जो देख रहे हैं, ये न्यू लैंडफॉर्म्स है और किसकी वजह से फॉर्म हुआ है, ग्लेशियर्स की वजह से। ओके, नेक्स्ट ड्रमलिन्स। ड्रमलिन्स हम देख सकते हैं उसका शेप कैसे है, जैसे स्पून होता है, स्पून को अगर हम उल्टा कर देते तो सेम वैसा ही जो है शेप दिखाई दे रहा है। ओके, नेक्स्ट है एस्कर्स। ओके, ये भी जो है किसकी वजह से जो है, कौन से एजेंट की वजह से ये लैंडफॉर्म्स हुआ है, ग्लेशियर की वजह से। नेक्स्ट देखिए हैंगिंग वैली, जो वैली दिखाई दे रही है वो हैंगिंग वैली। ओके, और लास्ट इमेज कौन सा है, ग्राउंड मोरेन। ओके, नेक्स्ट वर्क ऑफ द विंड एंड द लैंडफॉर्म्स प्रोड्यूस्ड। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एजेंट, कौन सा एजेंट, विंड। ओके, यू हैव लर्न अर्लियर दैट द मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो एयर में जो मूवमेंट होता है उसको क्या कहा जाता है, विंड। उसी को क्या कहते हैं, विंड। एंड विंड इज अ गैसियस एजेंट ऑफ इरोशन। विंड क्या है, एक गैसियस एजेंट ऑफ इरोशन। The erosional, transportational and depositional work of wind is more prominent in deserts and semi-arid regions. See, जो wind का erosional, transportational and depositional work है ये ज़्यादा जो है prominent, यानी कहाँ पे ज़्यादा होता है, desert area में और semi-arid regions में, जहाँ पे सूखा हो। ओके, जैसे कि थार डेजर्ट हुआ राजस्थान का, तो वहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं। विंड का जो इरोशनल, ट्रांसपोर्टेशनल और डिपोजिशनल वर्क है तो डेजर्ट एरिया में ज़्यादा चांसेस होते हैं। ओके, एंड एज अ मैकेनिकल वेदरिंग occurs on a large scale here, powdered rock and sand spreads over a large area
ओके। तो इस एरिया में यानी डेजर्ट एरिया और सेमी एरिड रीजन में जो है मैकेनिकल वेदरिंग ज़्यादा होता है, लार्ज स्केल में होता है, जिसकी वजह से जो पाउडर्ड रॉक और सैंड रहते हैं वो लार्ज एरिया में जो है स्प्रेड हो जाते हैं। ओके। वेदरिंग मतलब क्या होता है? रॉक का टूटना, और रॉक जब टूटता है, ब्रेक होता है, तो वो स्मॉल पार्टिकल्स में बढ़ जाता है। ठीक है। तो वही होता है कि मतलब मैकेनिकल वेदरिंग जो है ऐसे एरिया में ज़्यादा होता है, तो पाउडर रॉक और जो सैंड होते हैं वो लार्ज एरिया में स्प्रेड हो जाते हैं। एंड देयर इज हार्डली एनी ऑब्स्टिकल इन द ट्रांसपोर्टेशनल वर्क ऑफ द विंड। हमने देखा है जब हवा बहती है तो रेयरली मीन्स हार्डली उसके रास्ते में जो है कुछ, विंड के बहने के रास्ते में कुछ ऑब्स्टिकल्स आते हैं। विंड जब एक बार बहती है तो उसके रास्ते में जल्दी ऑब्स्टिकल्स नहीं आते। ओके। इसलिए इसका जो प्रभाव है, जो इन्फ्लुएंस है, बहुत ज़्यादा होता है। अदर एजेंट्स के कंपैरिजन में विंड का जो इन्फ्लुएंस है बहुत ज़्यादा होता है। ओके। सैंड पार्टिकल्स ऑल्सो गेट transported along with the wind and they are carried over a longer distances and get deposited where the speed of the wind reduces. See, विंड में जो है, जैसे हमने रिवर ग्लेशियर में देखा कि वो अपने साथ सेडिमेंट्स कैरी करती है, वैसे ही विंड जब मतलब हवा जब बहती है, ओके, तो उसके साथ क्या ट्रांसपोर्ट होता है? सैंड पार्टिकल्स, रेत, बालू, ये सब, और वो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। इसलिए विंड जो है सैंड पार्टिकल्स को अपने साथ लॉन्गर डिस्टेंस तक कैरी करती है, और ये पार्टिकल्स कहाँ डिपॉजिट होते हैं? जैसे ही विंड की स्पीड, उसकी वेलोसिटी रिड्यूस होती है, कम होती है, वैसे ही ये पार्टिकल्स उस एरिया में डिपॉजिट हो जाते हैं। एंड इन दिस वे द विंड डज द वर्क ऑफ इरोशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। और इसी तरीके से हम देखेंगे कि विंड जो है अपना काम कर सकती है, जैसे इरोशनल का वर्क, ट्रांसपोर्टेशनल और डिपोजिशनल का। ओके। इरोशनल वर्क ऑफ विंड हम देखेंगे। सबसे पहले विंड का इरोशनल वर्क। विंड कैरीज स्मॉल सैंड पार्टिकल्स, स्मॉल पेबल्स एटसेट्रा अलोंग विथ इट। तो विंड्स अपने साथ क्या कैरी करती है? स्मॉल सैंड पार्टिकल्स, स्मॉल पेबल्स यानी छोटे जो है कंकड़ पत्थर। These particles cause erosion along rocks coming in the way due to friction. This leads to formation of mushroom rocks, deflation hollows and yard dunks. See, जब विंड मतलब बहती है, जब हवा बहती है, तो अपने साथ क्या कैरी करती है? स्मॉल सैंड पार्टिकल्स और स्मॉल पेबल्स। ओके। तो अगर हवा के रास्ते में अगर एक बड़ा पत्थर आ गया, हवा के रास्ते में, वैसे हमने देखा कि हार्डली ही उसके रास्ते में ऑब्स्टिकल्स होता है, रुकावट बनता है कोई, ठीक है। लेकिन अगर बाई चांस हवा के रास्ते में अगर विंड जो है बह रही है और उसके रास्ते में एक बड़ा पत्थर आ गया, रॉक, तो उसके अंदर जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं, तो वो सैंड पार्टिकल्स क्या करेंगे कि वो रॉक जो है, बड़ा रॉक जो है, उसको घिस के जो है आगे निकलेंगे, क्रॉस करेंगे, फ्रिक्शन होगा। वो रॉक पे, बड़े रॉक पे क्या होगा? सैंड पार्टिकल्स की वजह से या फिर पेबल्स की वजह से, जो विंड में पेबल्स है, कंकड़, वो क्या होंगे? बड़े वाले रॉक में क्या टच होगा, बहते बहते हवा से वो टच होगा, और टच होके क्या वहाँ पे फ्रिक्शन होगा, वो रॉक में लड़ेंगे, और वहाँ पे क्या वो बड़े पत्थर में जो है छोटा जो पेबल्स है वो क्या करेगा? घिसेगा। ओके। तो इसके वजह से, वो घिसने की वजह से, फ्रिक्शन के वजह से वहाँ पे न्यू लैंड फॉर्म्स होंगे। न्यू लैंड फॉर्म्स जैसे कि मशरूम रॉक्स या फिर डिफ्लेशन हॉलोज या यार्ड डंक्स एटसेट्रा। ओके। तो आप ये जो इमेज देख रहे हैं, इसमें जो इमेज देख रहे हैं ये डिफ्लेशन हॉलोज का है। तो हमने मूवी में या फिर सीरियल में, टीवी में देखा है। ओके। कि डिफ्लेशन हॉलोज कैसे होता है? राउंड राउंड ऐसे विंड जो है मूव होगी और एक ही जगह पे जो है डिपॉजिट हो जाती है, नीचे की तरफ धंस जाती है, तो वहाँ पे होल जैसा हो जाता है, उसको क्या कहा जाता है? डिफ्लेशन हॉलोज। ओके। तो मशरूम रॉक्स और यार्डंग्स का इमेज हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। ओके। नेक्स्ट, डिपोजिशनल वर्क ऑफ विंड्स। सैंड पार्टिकल्स दैट ब्लो विद द विंड आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। सी, तो विंड के साथ, हवाई के साथ जो सैंड पार्टिकल्स ब्लो होते हैं, यानी हवा के साथ जो सैंड पार्टिकल्स भी साथ साथ में आते हैं, तो उसका शेप और साइज जो है वो एक जैसा नहीं होता है। कोई बड़ा पार्टिकल हुआ, कोई छोटा पार्टिकल हुआ। ओके। तो उसके शेप्स और साइज डिफरेंट होते हैं। दोज पार्टिकल्स विच आर वेरी फाइन आर कैरिड ओवर लार्जर डिस्टेंसेस while the larger ones get transported to shorter distances only. See, जैसे कि मैंने रिवर्स का बताया था
कि अगर उसमें स्मॉल पार्टिकल, स्मॉल मटेरियल रहा तो रिवर्स अपने साथ लॉन्ग डिस्टेंस पे, लार्जर डिस्टेंस पे अपने साथ कैरी कर पाएगी, और अगर कोर्स मटेरियल रहा तो कुछ ही दूर तक मटेरियल कैरी करती है। तो सेम विंड का भी है, अगर विंड अपने साथ वेरी फाइन यानी एकदम छोटा पार्टिकल्स कैरी कर रही है तो विंड के साथ साथ वो लार्जर डिस्टेंस तक वो पार्टिकल्स जाता है, और अगर लार्जर वंस है यानी सैंड पार्टिकल्स अगर बड़े हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक ट्रांसपोर्ट कर पाती है, शॉर्टर डिस्टेंस तक। ओके, एंड दीज सैंड पार्टिकल्स गेट डिपॉजिटेड इन डेजर्ट्स एंड सेमी एरिड क्लाइमेट्स। और ये जो सैंड पार्टिकल्स है ये कहाँ पे डिपॉजिट होते हैं, डेजर्ट एरिया पे और सेमी एरिड क्लाइमेट्स में। ओके, एंड एज अ रिजल्ट स्पेसिफिक लैंडफॉर्म्स आर फॉर्म्ड। अब हम देखेंगे कि विंड्स के डिपोजिशनल वर्क की वजह से कौन से न्यू लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं, जैसे कि सैंड ड्यून्स, बार्चेस, शेफ्स, रिपल मार्क्स, लोएस्ट प्लेन्स एटसेट्रा आर फॉर्म्ड बाय विंड डिपोजिशन। तो ये जो इमेज दिया गया है ये इमेज किसका है, लोएस्ट प्लेन्स का। आप ये देख सकते हैं जो ग्रीन कलर का, ब्राउन कलर का जो है वो सैंड है, बालू है, ठीक है, लेकिन वो क्या फॉर्म हुआ है वहाँ पे, एक मैदान। कैसे जो वो फॉर्म में जो फॉर्म हुआ है, मीन्स जिस रूप में वो बना हुआ है वो लोएस्ट प्लेन्स उसको कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट ये इमेज है, ये किसकी वजह से हुआ है, कौन से एजेंट्स की वजह से, विंड्स के इरोशनल, डिपोजिशनल और ट्रांसपोर्टेशनल वर्क की वजह से। तो फर्स्ट वन देखिए, सैंड ड्यून्स, बार्चन। सैंड ड्यून मतलब क्या होता है कि जहाँ पे बालू का ढेर बन जाता है, हिप बनता है, उसको सैंड ड्यून कहा जाता है। तो वो जो सैंड ड्यून है यानी जो रेत बालू का जो ढेर बनता है, हिप बनता है, वो अलग अलग शेप में बनता है। मीन्स जिस अकॉर्डिंग जो हवा बहेगी, जैसे अगर कहीं पे सैंड इकट्ठा हो गया यानी जो विंड के साथ जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं तो वो किसी एरिया में डिपॉजिट हुए। ओके, डिपॉजिट होने के बाद फिर जैसे ही विंड की वेलोसिटी तो वहाँ पे स्लो होती है, इसलिए तो वो मटेरियल डिपॉजिट होता है। लेकिन हवा का बहना जो है वो तो रुकता नहीं है, वो तो बहते जाता है। तो जिस भी मतलब डायरेक्शन में हवा बहती है उसी डायरेक्शन में वो जो ढेर होता है, बालू का जो ढेर होता है वो फैल जाता है। तो इसीलिए अलग अलग शेप का जो है सैंड ड्यून होता है। जैसे फर्स्ट जो दिया है वो बार्चन है, बार्चन कैसे होता है, कर्व शेप में। ओके, नेक्स्ट हम देख सकते हैं रिपल मार्क्स, जो बालू का जो ढेर है उस पर देखिए मार्क्स बने हुए हैं, वो कैसे है, रिपल मार्क्स है। ओके, थर्ड इमेज है मशरूम रॉक। जैसे कि मैंने बताया था आप सभी को कि बड़ा अगर रॉक ऑब्स्टेकल बनता है तो वो सैंड पेबल्स जो होते हैं, सैंड पार्टिकल्स और पेबल्स, वो रॉक पे क्या फ्रिक्शन करके आगे निकलते हैं, यानी घिस के आगे निकलते हैं। तो उसकी वजह से कौन सा लैंडफॉर्म्स होता है, मशरूम रॉक। ओके, तो मशरूम जैसा शेप उसका बन गया है, इसलिए उसको क्या कहा गया है, मशरूम रॉक। नेक्स्ट है शेफ, सैंड माउंट्स। ठीक है, ये भी जो है सैंड ही है, सैंड का ढेर था लेकिन हवा के डायरेक्शन में ये कैसे, तलवार के शेप में एकदम सीधा जो है शेप में ये स्प्रेड हुआ है। ये जो सैंड है, बालू है, एकदम सीधे स्प्रेड हुआ है, तो इसको क्या कहा गया है, शेफ। ओके, नेक्स्ट है यार्डंग। लास्ट इमेज जो दिया गया है वो किसका है, यार्डंग का। ओके, होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।